धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 10 फरवरी को सचिवालय में होगी ये बैठक, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही कैबिनेट में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर, जहां पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो आज पटल पर रखे जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि 10 फरवरी को सचिवालय में ये बैठक होगी, जहां तमाम तरह की रणनीति बनती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो पटल पर रखे जाएंगे हर विभाग के, और किस तरह से उत्तराखंड में विकास की बयार बहानी है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो कैबिनेट में रखे जाएंगे 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। और ऐसे में ये 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव कयास वह यही लगाए जा रहे हैं कि वो प्रस्ताव हो सकते हैं जो आने वाले समय में और पिछले लंबे समय से लगातार अधर में लटके हुए थे, जिनमें बैठकें तो हो रही थी लेकिन उसे किसी तरह से धरातल पर उतारा नहीं जा रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि 10 फरवरी को सचिवालय में यह बैठक होने जा रही है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कैबिनेट में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाने हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी 10 फरवरी को सचिवालय में। और इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। किस तरह से उत्तराखंड में विकास की बयार बहानी है, इसको लेकर चर्चा भी संभव इस बैठक में होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, 10 फरवरी को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, जिसका लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी पटल पर रखी जाएगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उत्तराखंड वासियों को कब तक उन प्रस्तावों के तहत एक बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है 10 फरवरी को। जो कैबिनेट बैठक है वो की जाएगी, सचिवालय में बैठक की जाएगी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है उसको मोहर लग सकती है। लेकिन ये जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से है कि लगभग कौन से प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन पर मोहर लगेगी। लेकिन सीधा अगर देखा जाए तो कहीं कहीं जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से, चाहे वो जोशी मामला हो या फिर यात्रा शुरू करने की बात की तैयारी है जो शुरू हो रही है, उनको सबको लेकर के अब कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि क्या क्या चीजें इनमें रहेंगी। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरह से कहा है जोशीमठ के लोगों के लिए उनको किस तरह से विस्थापित उनको किया जाए और मुआवजे की राशि अभी तक जो तय नहीं हुई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, और सूत्रों के हवाले से ये खबर कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाने, लेकिन क्या इस बीच कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो पटल पर रखे जाएंगे कैबिनेट की बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से जोशीमठ की अगर बात करें तो जोशीमठ में विस्थापन होना है लोगों का। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा दिया जाना है। अभी तक जो है मुआवजे की राशि वो तय नहीं हुई है। इन सभी चीजों को लेकर के भी कहीं न कहीं जो कैबिनेट है इसका फैसला ले सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी कैबिनेट में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि क्या कुछ रूपरेखा इसकी रहेगी। बिल्कुल हरीश, तमाम वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो पटल पर रखे जाएंगे, और देखना यही दिलचस्प कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से आपने जोशीमठ का भी जिक्र किया, तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जोशीमठ में जब ये आपदा आई थी, चाहे इसे लापरवाही करार वहां के लोगों की वजह से किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से लगातार आश्वस्त किया जा रहा था कि आने वाले समय में जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजे की राशि को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। तो ऐसे में किस तरह की चीजें इस बैठक में देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, बैठक होनी है 10 फरवरी को, कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम जो मंत्री होंगे इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जोशीमठ की अगर बात करें तो जोशीमठ को लेकर के लगातार सरकार गंभीर नजर आ रही है और यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है लगातार। जिस तरह से जोशीमठ की अगर बात की जाए तो जोशीमठ में जो परिवार है, जो लोग विस्थापन जिन लोगों का होना है उसको लेकर के भी
क्या कुछ रहेगा क्या आने वाली कैबिनेट में। साथ ही मुआवजे की अगर बात करें तो मुआवजा उन लोगों को दिया जाना है और किस तरह का क्या इसका आधार होगा, किस तरह से मुआवजा इन लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो अभी कालीन राहत दी गई है, उसके बाद जो पूर्ण तरह जो घर जो खाली करवा दिए गए हैं, जो रेड मार्क लगाया गया है, जो पूरी तरह से जो खतरे की जंग में है, उन सभी परिवारों को यहाँ पर अलग से भी करना है, साथ ही साथ उनको मुआवजा भी देना है। इन सभी चीजों को लेकर के कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। साथ ही अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें, जो अब चारधाम यात्रा में कुछ ही समय बच गया है, जो चारधाम यात्रा जो शुरू होगी उसको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी, कैबिनेट की बैठक में। और दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात करें तो उनको भी 36% जो 10% जो आरक्षण है उसको दिए जाने की चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये प्रवेश पत्रों को जारी किया गया, जहां 12 फरवरी को ये पटवारी की परीक्षा होनी है। और ऐसे में आपको अहम जानकारी ये भी दे कि पहले 8 जनवरी को कराई गई थी पटवारी की परीक्षा, लेकिन अब 12 फरवरी को एक बार फिर से इसे रीशेड्यूल किया गया है। पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया था। 12 फरवरी को एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित होगी, जहां पटवारी परीक्षा में आपको बता दें कि पटवारी परीक्षा के 391 और लेखपाल के 172 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे किए गए हैं। और ऐसे में तमाम तरह की जो स्थिति इस परीक्षा को लेकर सामने आ पा रही थी, उससे पहले भी यहाँ पर देखा गया था कि 8 जनवरी को एक बार फिर से शेड्यूल यहाँ पर किया गया था, क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे उसको लेकर लगातार जो जांच पड़ताल थी वो बदस्तूर राज्य सरकार की तरफ से सक्रियता के साथ की जा रही थी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से इसकी एक नई तारीख प्रवेश पत्र के माध्यम से जारी हो चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यह प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से रुख करेंगे संवाददाता हरीश का, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, पहले 8 जनवरी को यह परीक्षा कराई जानी थी और अब 12 फरवरी की तारीख जारी हो चुकी है, ऐसे में क्या जानकारी इस परीक्षा को लेकर? देखिए 8 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी और इसमें पेपर लीक के बाद जो पटवारी जो लेखपाल की जो भर्ती हुई थी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अब नई जो डेट है उसमें तय की गई है। 12 फरवरी को ये पेपर होंगे और जो वेबसाइट के जरिए ही जो प्रवेश पत्र है वो दिए जाएंगे लोगों को और इसका और कोई माध्यम नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने भी देखा कि चाहे वो पटवारी हो, लेखपाल हो, इसके साथ ही पुलिस की जो भर्ती हो, तमाम जो भर्ती है, यहाँ पर पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा सामने आया था। उसके बाद अब कहीं कहीं आयोग ने ये फैसला लिया कि जो इसमें इसमें 1 महीने का समय रखा गया है और जो कि जनवरी में 8 जनवरी को जो पेपर हुए थे और पेपर लीक होने के बाद अब 12 फरवरी को जो पेपर है वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह की पहले तस्वीरें सामने आई थी और पूरी तरह से अव्यवस्थित तरीके से ये परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई थी क्योंकि पेपर लीक हो चुका था, क्या अब वो सुनिश्चित यहाँ पर राज्य सरकार प्रशासनिक अमला करता हुआ नजर आ रहा है कि वो चीजें वापस से पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्योंकि जो छात्र वहां पर पहुंचेंगे, जो लोग वहां पर परीक्षार्थी वहां पर पहुंचेंगे, उनके भविष्य के सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में जो पेपर लीक या नकल माफिया हों वो किसी तरह से वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको लेकर क्या सरकार नई नीति भी लाने वाली है। और जो अब आने वाली जो कैबिनेट है, हो सकता है कि इसमें ये प्रस्ताव भी रखा जाए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो नकल माफिया है उनको आजीवन कारावास और साथ ही साथ उनको फांसी तक की सजा देने का प्रावधान सरकार बनाए, यानी कि अब कठोर कानून बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो सरकार है वो करने जा रही है। और इसी कड़ी में आप देखिए कि अब 12 फरवरी को जो पेपर होने हैं पटवारी लेखपाल के, उसको पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से लाने के लिए हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या लोक सेवा आयोग की तरफ से हो। यहाँ पर लोक सेवा आयोग नहीं चाहता है कि किसी भी हाल में जो पेपर है वो लीक हो। और दूसरी तरफ हम सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार की भी यहाँ पर साख की बात है, क्योंकि लगातार जो भी अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। अब सरकार चाहती है कि इस तरह की धांधली, इस तरह की जो नकल हो वो अब दोबारा से ये पुनरावृत्ति न हो, इसी को लेकर के लगातार नजर बनाई जा रही है। और जो पेपर जो है वो अभी तय भी किए गए हैं कि जो उसमें जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को होनी है। पूरी जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी और उसके साथ ही जो जगह जगह पर चेकिंग और मॉनिटरिंग भी की जाएगी और किसी भी हाल में जो
नकल माफिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये पेपर भी लीक होता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी होगा और दूसरी तरफ जो लोक सेवा आयोग है उसके ऊपर भी होगा। लेकिन अब सरकार इसमें पूरी तरह से कोई भी ढिलाई नहीं करना चाहती है और पूरी तरह से इसे पारदर्शी तरीके से जो पेपर है वो करवाना चाह रही है। बिल्कुल हरीश, बने रहिए आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब बात एक बार फिर से देहरादून की करेंगे, जहां देहरादून वासियों को एक बड़ा झटका लगेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि देहरादून के 40,000 भवनों पर टैक्स लगने जा रहा है, जहां दून नगर निगम क्षेत्र की 129 बस्तियां हैं, जहां जिसके 40,000 भवनों पर अब हाउस टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। बोर्ड बैठक में भवनों पर हाउस टैक्स का प्रस्ताव पास हो चुका है। सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से ये बस्तियों का टैक्स लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं, और ये अहम जानकारी देहरादून वासियों के लिए, क्योंकि बोर्ड बैठक में जो भवनों पर हाउस टैक्स का प्रस्ताव जारी किया जाना था वो अब पूरी तरह से पास हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले समय में देहरादून वासियों को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि देहरादून के जो 40,000 भवन है उस पर अब सीधे तरह से हाउस टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। लंबे समय से इस पूरे फैसले को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही थी। बैठकों का दौर बदस्तूर जारी था। बोर्ड बैठक की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और ऐसे में बैठक में ये इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता हरीश का। हरीश, देहरादून वासियों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में 40,000 भवनों पर अब पूरी तरह से हाउस टैक्स लगेगा, क्योंकि हम लंबे समय से देखते हैं कि इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और कहा यही जा रहा था कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति पनप सकती है। लेकिन अभी क्या जानकारी, अभी फिलहाल किस तरह के इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? देखिए, कल यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई थी नगर निगम में, और तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने एक तो प्रस्ताव यहाँ पर रखा था कि लगभग जो देहरादून की अगर बात करें तो 40,000 जो भवन है उन पर टैक्स देने के लिए प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। हालांकि कई बार इसका विरोध भी हुआ है और बैठक के दौरान ये बातें भी सामने रखी गई हैं कि क्योंकि जो बस्तियां हैं उसमें अलग अलग जो बस्ती है, लगभग 100 से ज्यादा ऐसी बस्तियां हैं जिन पर ये टैक्स होगा जो लागू किया जाएगा। और ऐसे में जो 40,000 भवन है उन पर कर देना अब बेहद जरूरी होगा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार को भी इससे राजस्व मिलेगा और ऐसे में जो नगर निगम है वो भी अपने आप में सक्षम बनेगा, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का मामला हो या फिर अन्य चीजें हो। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो नालियों का काम हो या इसके साथ ही गली मोहल्ले में जाने वाली जो सड़क है उनका काम हो, ये नगर निगम की तरफ से किया जाता है और स्ट्रीट लाइट भी नगर निगम की तरफ से दी जाती है। और ऐसे में जो वार्ड है लगभग उत्तरा यहाँ देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में लगभग 100 वार्ड है। 100 वार्ड के जो अलग अलग जो घर होंगे वहाँ पर इन लोगों को अब हाउस टैक्स देना होगा। जी, लेकिन हरीश, सवाल यहाँ पर एक बार फिर से वही उठ जाता है कि 40,000 भवनों पर, क्योंकि 129 बस्तियां हैं जिसके 40,000 भवनों का यहाँ पर जो हाउस टैक्स है वो सीधे तौर पर लिया जाएगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो विरोध के स्वर पहले उठते हुए नजर आते थे वो एक बार फिर से उठने लाजमी है। उसको किस तरह से नगर निगम या बोर्ड बैठक में जो ये प्रस्ताव पास हुआ है वो शांत कराता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, बोर्ड की बैठक हुई है और उसमें ये जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है। हालांकि इसका विरोध जरूर हुआ है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में क्या इसे नगर निगम लागू कर पाएगा या नहीं। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो लगभग 139 ऐसी बस्तियां हैं जिन पर ये जो 40,000 जो भवन होंगे उन पर टैक्स देना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल हरीश, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो है यूथ कांग्रेस उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी और नए यूथ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थिति होकर युवाओं को अपने अनुभव साझा किए हैं और उन्हें लोगों की नब्ज को किस तरह से समझा जाए इसकी बारीकियां समझाई है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और इस दौरान 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने के लिए आए थे, जहां पर युवाओं द्वारा कुछ विषयों पर युवा खुलासा चाहते थे, जिसकी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। नए जो पदाधिकारी आए उनके साथ बैठक की जी, मैं इनको बधाई देने के लिए आया और उन्होंने कुछ अपेक्षाएं हमसे की कि कुछ विषयों का वो खुलासा चाहते थे और हमने वो बातें उनके सामने रखी और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी, रचनात्मक
कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। मैंने केवल अपनी गाथा सुनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले, लेकिन उस गाथा में कितना भूषा था और कितना सार सार गहिले भूषा दे उड़ाए। ये हमने नौजवानों से कहा कि सार सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। राजनीतिक पार्टी को रोज की, प्रतिदिन की तैयारी भी करनी पड़ती है। 2024 तो आएगा, 2027 भी आएगा, 2029 भी आएगा, 32 भी आएगा। समय का काल चक्र तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी के रूप में हर समय हमारे सामने एक नई चुनौती आती है, तो हमको उसका सामना करने के लिए अपने को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तैयार रखना। इसमें सारे सर्वोदय के जो नियम हैं वो गांधी जी ने जो बताया, वो कांग्रेस क्या विचारधारा क्या कांग्रेस में है, आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं। सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है, जैसे जल सबके लिए बराबर है, वायु सबके बराबर है, कांग्रेस भी उसी तरीके से चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति और धर्म के नाम पर भेद करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की राजनीति करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस में है। इस तरीके की बहुत सारे संवाद यहाँ हुए हैं और कई सीनियर लीडर्स, जिसमें आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी इत्यादि बड़े लीडर्स ने भी आज संबोधन किया है। और भी अन्य नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी आके अपने विचार और अपने जो उनके अनुभव उनको इन युवाओं के साथ करेंगे। और ये प्रशिक्षण हर बार जब स्टेट में कोई इलेक्शन होता है यूथ कांग्रेस का, उसके बाद इस तरीके के प्रशिक्षण करना हमारे यहाँ आवश्यक है और उसी के उस पर ये पहला प्रशिक्षण शिविर यहाँ लग रहा है। हाँ जी, या आपने अपने नए युवा कार्यकर्ताओं को एक युवा कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज बुनियाद, और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की। और देश की लगभग 46% आबादी युवाओं की है और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है। और आज ज़रूरत भी है, जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज बोया जा रहा है और युवा हताश है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कई विषय ऐसे हैं जिससे देश में वैमनस्य बढ़ रहा है, तो नौजवानों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अनुशासित रहकर देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए, देश की कौमी एकता को मजबूत करने के लिए, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए, आगे आने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है। और ये ट्रेनिंग कैंप, ये प्रशिक्षण शिविर निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आफरीन बानो हमारे साथ लाइव बनी हुई है। आफरीन, यूथ कांग्रेस उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी और नए यूथ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया गया, क्या खास रहा इस प्रशिक्षण शिविर में? 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था जिसमें कि ये बड़े बड़े जो कांग्रेस के चेहरे हैं, मुख्य चेहरे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो गए और इसके अलावा करण मेहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सब मौजूद रहे। और ये जो प्रशिक्षण था ये कहीं ना कहीं जो युवा थे उन सबको ट्रेनिंग करने के लिए किया गया ताकि उनको आगे के लिए तैयार किया जा सके। और इसी पे अगर पूछा गया पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कि आखिर इसका आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने ये कहा कि 2024 को लेकर इसका कुछ भी नहीं है,
इस ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी होती है मजबूत करना और युवाओं को मजबूत करना। तो ऐसे में इन लोगों को वो बारीकियां बताई गई, वो चीजें बताई गई जिसको आगे भविष्य में उनके काम आएंगी। और इसी के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष उनका ये कहना है कि आगे युवाओं के ऊपर भविष्य, देश का जो भविष्य वो टिका हुआ है, तो इसलिए इनको बारीकियां समझनी समझानी बहुत जरूरी है। इस वजह ये शिविर का आयोजन किया गया, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की अभी भारत जोड़ो यात्रा थी जिसका समापन हो चुका है, ऐसे में अब इसके बाद ताबड़तोड़ देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी जी तोड़ कोशिश कर रही है 2024 के चुनाव के लिए, जिसके अंतर्गत अब ये शिविर का आयोजन किया गया। लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी कोशिश जारी है और इनके जो बड़े मुख्य चेहरे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर किस तरीके से 2024 के चुनाव में जीत हासिल करी जाए, जिसको लेकर ये तमाम जो कोशिशें हैं वो करी जा रही हैं। इसी के साथ साथ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, बताया जा रहा है। इन सबने संबोधित किया है, जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे, इसमें रवि बहादुर जो कि ज्वालापुर के विधायक हैं वो शामिल हुए। हरिद्वार ग्रामीण की जो विधायक है अनुपमा रावत, वो इसमें उन्होंने शिरकत किया। उन्होंने भी लोगों को, जो युवा थे उनको संबोधित किया और जो युवा थे कांग्रेस के, उन लोगों को बताया, समझाया और कुछ जो है वो टिप्स भी दिए कि आखिर किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस है। बिल्कुल आफरीन, अगर सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को जो नए कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्हें मजबूती देने की कोशिश की गई है और अपने जिस तरह से विचार यहाँ पर साझा किए गए ताकि आने वाले समय में नए कार्यकर्ताओं को एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाए जिससे उनकी सत्ता में पकड़ मजबूत हो सके। आफरीन, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर जो कि हरिद्वार से, जो हिस्ट्री शीटर सत्तार समेत 7 नशा माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति, जहां बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। 9 गैंगस्टरों की आपको बता दें कि तकरीबन 9.5 करोड़ 65 हजार की संपत्ति जब्त की गई है। काले धंधों से अर्जित की गई थी संपत्ति। हरिद्वार पुलिस की रडार पर नशा माफिया है, जो एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जहरीला नशा सप्लाई कर करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने यह अभियान छेड़ा है। पुलिस ने 9 गैंगस्टरों की 9.60 करोड़ 65 हजार की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। काले धंधों से अर्जित की गई 9 गैंगस्टरों की 9 करोड़ 7 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद अब नशा माफिया भी हरिद्वार पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। जहां आपको बता दें कि एसएसपी अच्युत सिंह ने हिस्ट्री शीटर सत्तार समेत 7 बड़े नशा माफिया के बैंक खातों को फ्रीज कर करोड़ों रुपए की चल संपत्ति जब्त कर दी है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता आफरीन का, जो लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। आफरीन, देखिए प्रदेश को किस तरह से नशे से दूर करना है, उसको लेकर तमाम तरह के कदम बेशक से राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हो, लेकिन जो यहाँ पर नशा माफिया है उनकी जो धरपकड़ है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से तेज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जो है नशे का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जिस तरीके से युवा इसमें फंसता चला जा रहा था, उसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत अब जो है वो जहरीला नशा सप्लाई करने वालों पर इनकी चल अचल संपत्ति पर जो है वो रोक लगाई गई है, पकड़ा गया है और उस पर पूरी तरीके से जो एसएसपी अजय सिंह है अब उनकी रडार पर ये माफिया लोग आ गए हैं, जिसके चलते 9 गैंगस्टरों की 9.60 करोड़ से अधिक, जैसे कि आपने बताया, संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और इनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। और हिस्ट्री शीटर सत्तार समेत नशा माफियाओं के खिलाफ जो कि 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति है वो जब्त कर ली गई है, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि अब एसएसपी अजय सिंह का ये कहना है अब किसी भी तरीके से इन लोगों को, इन माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि होता ये आया है कि जो कड़ियां हैं इनकी, छोटी छोटी कड़ियां, उनको तो पकड़ा गया लेकिन बड़े माफियाओं पर अब तक कोई शिकंजा कसा नहीं गया था। अब एसएसपी अजय सिंह ने इन बड़े बड़े जो हिस्ट्री शीटर हैं इन लोगों पे अब शिकंजा कसा है, अब इनके रडार पर है ये लोग और लगातार अब कार्रवाई ऐसी देखी जाएगी। हालांकि पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत नशा पकड़ लिया गया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जो हिस्ट्री शीटर हैं ये बड़े बड़े, जैसे कि ये सत्तार जैसे लोग हैं, इन लोगों को, इनके ऊपर अब जो रडार पर है ये लोग, इनको पकड़ा गया है। इनकी जो गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से नशा बेचकर इन्होंने अपनी संपत्ति कमाई थी, उन संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जो कि 9.4 करोड़ से अधिक बताई जा रही है
और ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लगातार सख्त तरीके है। अब आगे देखना यह होगा कि ऐसे ही बड़े सख्त कदम किस तरीके से एसएसपी अजय सिंह उठाते हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा बयान सामने आते रहते हैं कि वो बिल्कुल आफरीन, राज्य सरकार की तरफ से लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन का ये अभियान किस तरह से बदस्तूर जारी रहता है ताकि इस तरह से नशा माफियाओं की धरपकड़ हो सके, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी आफरीन साझा की, उसके लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे जोशीमठ की, जहां भूत हिसाब से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ढाक में आपको बता दें कि प्रीफेब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जबकि उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब का निर्माण अंतिम चरण में है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करें। कहीं पर अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।